गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे दो स्पेशल टाइप के कर्वीलिनियर सिस्टम हम पढ़ेंगे। उसमें पहला आपका रहेगा स्फेरिकल कर्वीलिनियर सिस्टम और एक आपका रहेगा सिलेंड्रिकल कर्वीलिनियर सिस्टम। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ सिलेंड्रिकल कर्वीलिनियर सिस्टम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्फेरिकल कर्वीलिनियर सिस्टम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को, सिलेंड्रिकल कर्वीलिनियर सिस्टम को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक डायग्राम बना देती हूँ। ठीक है, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। से ये आपने z एक्सिस कंसिडर कर रखी है और ये आपकी है y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये कंसिडर किया हुआ है। फिर आपने कहा है कि हमारे पास इस तरह से, ये मैंने एक लाइन यहाँ ड्रॉ करी है इस तरह से। ये जो एंगल है आपका यहाँ से यहाँ तक, ये है एंगल आपका फाई। सिमिलरली यहाँ से, ये तो सबको पता है x एक्सिस और y एक्सिस 90 का एंगल होता है, तो अगर ये फाई है तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस फाई। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये आपका ओरिजिन होता है, सबको पता है। अब हम क्या कह रहे हैं कि मैंने इससे कोई पॉइंट कंसिडर किया यहाँ पर। इससे पहले आप एक बार ये इस तरह से, ठीक, ये है आपके पास जो ये पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है, इसको मैंने एज्यूम किया है Q। ठीक है, इसी तरह से इसको मैंने यहाँ पे ऐसे ज्वाइन करा दिया। ये जो डिस्टेंस इसने कवर किया है दैट इज़ y। यहाँ से यहाँ तक जो ये इसने डिस्टेंस कवर किया है दिस इज़ x। ठीक है, इस तरह से। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन जो है मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दी और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया P। और ये जो P पॉइंट है वो आपका क्या है, x, y, z। ठीक है, या फिर आप इसके दूसरे कोऑर्डिनेट्स लेना चाहें तो आप ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, x के लिए आप रो यूज़ करेंगे, y के लिए आप लोग फाई और z के लिए आप z यूज़ करेंगे। ठीक है, मीन्स इसने यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया y, यहाँ से यहाँ तक टोटल x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस इसने कवर किया x, और एंगल कितना इसने कवर किया है आपका फाई एंगल। ठीक है, क्योंकि देखो ये एंगल फाई है और इसी लाइन पे हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने इस लाइन को आगे बढ़ाया है। तो ये, ठीक है, तो जो P पॉइंट आपने यहाँ कंसिडर किया था से रो, फाई और z, उसी की प्रोजेक्शन है ये Q पॉइंट। उसी की क्या है, प्रोजेक्शन है आपका Q पॉइंट। तो इतना समझ आ गया। ठीक, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, एक पॉइंट P लिया, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं रो, फाई और z। ठीक है, इसी की प्रोजेक्शन हमारी है क्या है, एक्स वाई प्लेन में Q पॉइंट है। ठीक है, तो जो Q पॉइंट आपने कंसिडर किया है वो क्या है, इस पॉइंट P की प्रोजेक्शन है इन एक्स वाई प्लेन। ये आपका फाई एंगल, ये आपका 90 माइनस फाई। अब हमें क्या करना है, जैसे इसने यहाँ पे दिया हुआ है कि x जो है वो आपका क्या आएगा, रो कोस फाई, y की जो वैल्यू है वो आपके पास आएगी रो साइन फाई। ठीक है, और जो z है वो आपका z ही रहेगा। तो जो ये वैल्यू आती कैसे हैं, ठीक है, ये वैसे तो आपने जो है रिमेंबर करनी है, आपने लर्न करनी है, हमेशा इनको ध्यान रखोगे आप, बट ये वैल्यूज़ आती कैसी हैं वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब हम ट्रायंगल जो है कौन सी कंसिडर करके चलेंगे, ये वाली। देखो, अगर ये x एक्सिस है तो डेफिनेटली ये इसी के पैरेलल है ना x एक्सिस के, तो ये भी आपकी क्या है, x एक्सिस है। और आपको पता है x एक्सिस और y एक्सिस दोनों क्या करते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, मीन्स 90 का एंगल बनाते हैं। तो मैंने ये जो ट्रायंगल आपको नज़र आ रही है ये वाली, ठीक है, ये ट्रायंगल, ये मैंने यहाँ से निकाल के यहाँ रखी है, तो आप एक बार ध्यान से देखना है इसको, इस तरह से ये, और ये है आपका, आपको पता है ये जो x एक्सिस है ये 90 का काम करते हैं। क्योंकि हम यहाँ 3D में बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये ऐसे पैरेलल नज़र आ रही है, अदरवाइज x एक्सिस और y एक्सिस ये दोनों पूरा एंगल 90 का होता है ना, तो मैंने इसको 90 का आपको इस तरह से शो कर दिया, से दिस वन। ठीक है, तो ये जो एक्सिस आपकी चल रही है ये आपकी y एक्सिस है, ये जो आपकी एक्सिस है ये आपकी x एक्सिस है। ठीक, तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, और ये एंगल ये वाला ये कितना है, 90 माइनस फाइव। ठीक है, ये हो गया आपके पास। तो इसने कहा था ये जो डिस्टेंस है इसको इसने रो बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है, ये जो O से लेके Q तक का डिस्टेंस है ये इसने क्या बोला हुआ है, आपका रो बोला हुआ है। ठीक है, OQ कितना है, रो। उसके बाद ये एंगल हमने कंसिडर कर लिया, ये O है। उसके बाद फिर कहता है ये जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है ये x है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये x डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस इसने कितना ट्रैवल किया है, y डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है। ठीक है, तो आपके पास ये क्या बन गई, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, आपसे मुझे निकालना है कॉस ऑफ 90 माइनस फाइव, कॉस ऑफ 90 माइनस फाइव। तो बता सकते हो कॉस ऑफ 90 माइनस फाइव। ठीक है,
आपके पास जो है ये आपका क्या है, बेस है, ठीक है, ये आपका हाइपोटेनस है और ये आपका परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, cos 90 माइनस 5, क्या निकालना है, cos 90 माइनस 5। तो आपके पास क्या आएगा, देखो बेस कितना है हमारे पास, बेस कितना है y और हाइपोटेनस कितना है रो, तो यहाँ पे लिख दूँ y डिवाइडेड बाय रो, ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे निकालना है साइन 90 माइनस 5, साइन 90 माइनस 5, तो उसके लिए आपके पास क्या आएगा, देखो x डिवाइडेड बाय रो, क्या आएगा, x डिवाइडेड बाय रो मीन्स परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, ठीक। अब इनको सॉल्व कर दो और z तो आपका z एक्सिस रहेगा ही, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं होना। तो cos 90 माइनस 5 कितना होता है, साइन y डिवाइडेड बाय रो, तो आंसर कितना आ जाएगा, y इक्वल टू रो साइन 5, ठीक है। इसी तरह से जब आप cos 5 निकालेंगे, यहाँ से देखो साइन 90 माइनस थीटा cos, दिस इज इक्वल टू x बाय रो मीन्स x इज इक्वल टू रो cos 5, ठीक है, ये आपको शो करना था। और z तो z के इक्वल चल ही रहा है, तो z इक्वल टू z रहेगा, तो x आ गया आपके पास, y आ गया और z आ गया, ठीक। तो नेक्स्ट जो डायग्राम है आपका, वो मैंने एक सिलेंडर बनाया हुआ है यहाँ पे, ये इसकी z एक्सिस है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक है। यहीं से मैंने, जैसे हमने अभी लास्ट डायग्राम ये किया था सिमिलर पैटर्न पे, जैसे ये y था, x था, 5 और 90 माइनस 5, यही सेम चीज़ मैंने यहाँ बनाई हुई है, ठीक है। तो ये आपका x एक्सिस था ना, तो इसने इस डायरेक्शन में कितना कवर किया, x, ठीक है। ये y एक्सिस है, तो ये y के पैरेलल जो लाइन है जो y है, तो ये y डिस्टेंस कवर किया, और ये डिस्टेंस आपने कितना एज्यूम किया था, रो, ठीक है। और ये जो एंगल है, अगर आपको याद है अभी लास्ट डायग्राम किया था, ये 5 है, और ये जो अंदर वाला एंगल है ये कितना बनेगा, 90 माइनस 5, ठीक है। ये जो अंदर वाला एंगल है ये 90 माइनस 5, ठीक है भाई। तो ये हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो P पॉइंट ऊपर था और ये जो ये पॉइंट हमने लिया था ये वाला, ये Q पॉइंट इसी की क्या थी, प्रोजेक्शन थी ना। तो इसने क्या किया, अब यहाँ पे आपके पास यूनिट वेक्टर कंसीडर कर लिए z की डायरेक्शन में, तो EZ, ठीक है। इसी तरह से ये आपका रो था, तो इस रो की डायरेक्शन में ई रो कैप। इसी तरह से ये जो एंगल जो है आपका फाई था, फाई की डायरेक्शन में इसने ई फाई कैप जो है कंसीडर कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है ये पॉइंट जो है वही रो फाई जेड पी पॉइंट हमने कंसीडर किया था इसको, तो इस तरह से ले रखा है। अब ध्यान देना एक चीज़ पे, सबसे पहली कंडीशन ये क्या लेके चल रहा है कि अगर रो इज इक्वल टू रो नोट, मतलब ये जो रो इक्वल टू रो नोट है अगर ये कांस्टेंट हो जाता है, मीन्स ये जो डिस्टेंस है आपके पास, एक सेकेंड, ये जो डिस्टेंस है ये वाला, अगर ये कांस्टेंट हो जाता है, फाई चेंज करेगा, जेड भी चेंज करेगा। तो देखो ये कांस्टेंट है, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक, फाई चेंज करेगा, इधर आ गया, ये डिस्टेंस इतना हो गया है ना। रो तो हमेशा क्या रहेगा, हर डायरेक्शन में सेम रहेगा, और जेड आपका इंक्रीज करता जाएगा। तो आपके पास ये क्या बनेगा, एक सिलेंडर बनेगा जिसकी एक्सिस क्या होगी, जेड एक्सिस। अगर रो इक्वल टू रो नोट है तो आपके पास एक सिलेंडर बनेगा, ठीक है, सिलेंडर बनेगा, एक्सिस क्या होगी उसकी, जेड एक्सिस, ठीक है। क्योंकि ये कांस्टेंट है, एक तरह से रेडियस का काम कर रहा है ना ये इसके लिए, तो ये कांस्टेंट है। फाई आपका मान लो फिर चेंज हो गया, फिर चेंज हो गया, इस तरह से फाई चेंज होता रहेगा, लेकिन ये जो डिस्टेंस है वो आपका सेम रहेगा, साथ में जेड एक्सिस इंक्रीज कर रही है। तो रो इक्वल टू रो नोट मीन्स ये कांस्टेंट अगर हो जाता है तो आपका सिलेंडर होगा, जेड एक्सिस होगी। सेकेंड चीज़ ये क्या कह रहा है कि मान लेते हैं अगर हमारा क्या हो जाए, एंगल कांस्टेंट हो जाए, से फाई इज इक्वल टू फाई नॉट, मीन्स ये एंगल कांस्टेंट हो जाता है। भाई जैसे ही एंगल कांस्टेंट हुआ तो आपको क्या मिलेगा, एक प्लेन मिलेगा जो किससे पास करेगा, जेड एक्सिस से पास करेगा। फाई कांस्टेंट हो गया, फाई अगर कांस्टेंट है तो आपको क्या मिलेगा, एक प्लेन मिलेगा जो क्या होगा, जेड एक्सिस से पास करेगा, जेड एक्सिस से पास करेगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन इसमें क्या आती है कि अगर मान लेते हैं जेड इक्वल टू जेड नॉट, यही कांस्टेंट हो जाए, ये जो जेड है अगर ये कांस्टेंट हो जाता है तो आपको क्या मिलेगा, एक प्लेन मिलेगा जो किसके परपेंडिकुलर होगा, जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। देखो ये कांस्टेंट हो गया, अगर ये कांस्टेंट हो गया तो आपको क्या मिलेगा, एक प्लेन मिलेगा जो कि परपेंडिकुलर होगा जेड एक्सिस के, मतलब आपको एक्स वाई प्लेन मिलेगा ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही हो चुका है। तो आपको क्या मिलेगा, ये प्लेन मिलेगा जो कि आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा जेड एक्सिस के, मीन्स एक्स वाई प्लेन आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें थी जो आपको जो समझ आनी चाहिए कि रो अगर रो नोट के इक्वल है, मीन्स कांस्टेंट हो जाता है अगर हमारा ये वाला डिस्टेंस, तो आपको सिलेंडर मिलेगा जिसकी एक्सिस जेड एक्सिस होगी। फाई अगर फाई नॉट के इक्वल हो जाता है मीन्स आपको प्लेन मिलेगा जो कि जेड एक्सिस से पास करेगा, और जेड इक्वल टू जेड नॉट ही कांस्टेंट हो जाता है तो आपको प्लेन मिलेगा जो परपेंडिकुलर होगा जेड एक्सिस के, मीन्स आपको एक्स वाई प्लेन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट कर्व्स की। तो कोऑर्डिनेट कर्व्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, कोऑर्डिनेट कर्व्स,
ठीक है। तो देखो कोऑर्डिनेट्स कर्व्स आपके पास क्या होंगे, कोऑर्डिनेट कर्व्स। सबसे पहली चीज़ मैंने कहा कि रो इज इक्वल टू रो नोट। फर्स्ट जो कर्व हम लेके चल रहे हैं दैट इज रो इज इक्वल टू रो नोट। जो सेकंड हम कंसिडर करेंगे वो हम लेंगे से रो का रो नोट के इक्वल हो गया। सेम चीज़ हम ले सकते हैं, जैसे यहीं पे दो कंडीशन ले लो, चलो फाई इक्वल टू फाई नोट हो गया। अगले में हम ले लेते हैं रो इज इक्वल टू रो नोट और दूसरा एक ले लेते हैं हम यहाँ पे जेड इक्वल टू जेड नॉट। ठीक है, ये डिस्कस किया था जब हमने फर्स्ट लेक्चर किया था। ऐसे ही इस बार ले लेते हैं जेड इक्वल टू जेड नॉट और फाई इज इक्वल टू फाई नॉट। मतलब दो दो हम कांस्टेंट लेके चलते हैं। रो इक्वल टू रो नॉट कांस्टेंट है, आपका फाई कांस्टेंट है, तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिलेगी, जेड एक्सिस। एक लाइन मिलेगी स्ट्रेट लाइन जो कि क्या होगी, जेड एक्सिस। क्योंकि देखो रो भी कांस्टेंट हो चुका है, इस तरह से था ना आपका, ये चीज़ आपने ये बनाया हुआ था ऐसा करके, ये आपका रो था, ये रो था, ये वाई था और ये एक्स था, ये आपका एंगल था फाई। अब कहते हैं रो आपका कांस्टेंट है, मतलब ये वाली चीज़ भी कांस्टेंट है, साथ में ये एंगल भी कांस्टेंट है, तो सिर्फ किस में इंक्रीमेंट होगा, जेड एक्सिस। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि क्या होगी, जेड एक्सिस। ठीक है, तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग मीन्स कर्व कौन सी मिलेगी, जेड कर्व। क्या मिलेगी, कर्व जेड कर्व। अब आ जाओ रो इक्वल टू रो नोट। ठीक है, ये वाली चीज़ कांस्टेंट है, साथ में जेड इक्वल टू जेड नोट ये भी कांस्टेंट है। फाई चेंज कर रहा है, क्या कर रहे हैं, फाई चेंज कर रहा है। अब ध्यान देना, फाई पहले इधर था, मेरी फाई की वैल्यू जो है मान लो 45 थी, फिर फाई की वैल्यू किसी ने 90 ले ली, फिर फाई की वैल्यू किसी ने कुछ और चेंज कर दी। मतलब मान लो जेड आपका यहाँ पे कांस्टेंट है और ये रो जो है आपका यहाँ तक कांस्टेंट हो गया। सिर्फ क्या कर रहा है, ये फाई एंगल चेंज कर रहा है, इस तरह से ये एंगल चेंज कर रहा है, फिर से जेड कांस्टेंट है, फिर से इस तरह से। तो सिर्फ और सिर्फ कौन चेंज कर रहा है, आपका फाई चेंज कर रहा है। तो जैसे जैसे फाई चेंज करेगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, रो इक्वल टू रो नोट है, फाई आपका चेंज कर रहा है, जेड इक्वल टू जेड नॉट है, दोनों कांस्टेंट है, तो आपको एक सर्कल मिलेगा। क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा। क्या मिलेगा, आपको एक सर्कल मिलेगा और इसको क्या बोल देते हैं, फाई कर्व। क्या बोल देते हैं इसको, फाई कर्व। फिर कहते हैं जेड इक्वल टू जेड नॉट मीन्स जेड आपका कांस्टेंट हो गया, एंगल कांस्टेंट हो गया, तो इसको इस बार आपको क्या मिलेगा, रो मिलेगा, है ना, रो कर्व मिलेगी। क्या मिलेगी आपको, एक रो कर्व मिलेगी जो कि एक स्ट्रेट लाइन होगी, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, तो रो अगर रो नोट के इक्वल है, फाई कांस्टेंट है, तो आपको जेड एक्सिस मिलेगी, मतलब जेड कर्व आपको मिलेगी। रो इक्वल टू रो नोट, जेड इक्वल टू जेड नोट, तो एंगल चेंज हो रहा है ना, बाकी सारी चीज़ें सेम है आपकी, कांस्टेंट रहेंगी। दैट मीन्स आपको क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा। ऐसे ही z इक्वल टू जेड नोट है, फाई इक्वल टू फाई नोट है, तो रो आपका चेंज कर रहा है, तो आपको रो कर्व मिलेगी और हम उसको क्या बोल देंगे, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि x जो आपको ध्यान रखना है। देखो एग्जाम में ये चीज़ें नहीं आती हैं, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए था। तो x इज इक्वल टू रो कॉस फाई, y इक्वल टू जो आपको ध्यान रखना है, y इक्वल टू रो साइन फाई एंड z इज इक्वल टू z। ये किसके कोऑर्डिनेट हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे कि स्क्वायर ऑफ एलिमेंट ऑफ आर्क लेंथ क्या निकालेंगे, स्क्वायर ऑफ एलिमेंट ऑफ आर्क लेंथ। ठीक है, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। अभी तक आपने कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स पढ़ा था, अब कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में भी एक स्पेशल चीज़ आ गई, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल। तो हम क्या करेंगे, जो आपका ये आर्क एलिमेंट होगा उसको हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आर कंसीडर करते हैं। आर क्या होता है, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो इसको एक्स को चेंज कर दो, क्या आ जाएगा, रो कॉस फाई आई कैप प्लस वाई की वैल्यू क्या है, रो साइन फाई जे कैप प्लस जेड के प्लेस पे जेड के कैप। ठीक है, अब क्या निकाल दो, यहाँ से डी आर निकाल दो। डी आर क्या आ जाएगा, डी आर का मतलब क्या होता है, करली आर बाय करली रो। ठीक है, फिर डी रो, फिर करली आर बाय करली फाई, इस तरह से हम वो निकालते हैं। करली आर बाय करली पहले रो के रिस्पेक्ट में, फिर डी रो क्योंकि टोटल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, करली आर बाय करली फाई डी फाई एंड देन करली आर बाय करली जेड डी जेड। ठीक है, ये तरीका होता है डी आर फाइंड आउट करने का। इसमें आपको दो तरीके दिए हुए हैं कि किस तरह से आप अपना डी एस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि आपके पास x है, y है और z है, तो मैंने dx फाइंड आउट किया। से dx इज इक्वल टू, देखना dx निकालना है, टोटल डेरिवेटिव निकालना है अपने, इसका निकालो पहले रो के रिस्पेक्ट में और फिर फाई के रिस्पेक्ट में। तो क्या आ जाएगा, रो एज इट इज़ कॉस फाई का क्या हो जाएगा, माइनस साइन फाई और साथ में डी फाई। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, डी रो और साथ में कॉस फाई। हो गया टोटल डेरिवेटिव, dx आ गया आपके पास। फिर आपको क्या निकालना है, डी वाई निकालना है। क्या निकालना है, डी वाई निकालो। डी फाई क्या आएगा, सॉरी डी वाई, तो डी वाई आ जाएगा रो
साइन फाई का कॉस फाई, साथ में डी फाई, फिर प्लस में आपका साइन फाई एज इट इज़ एंड देन डी रो। ठीक है, ऐसे डी जेड निकालना है तो सिंपल जेड ही है, तो डी जेड किसके इक्वल आ जाएगा आपका, डी जेड के इक्वल आ जाएगा। तो डी जेड आ गया, डी एक्स आ गया, डी वाई आ गया, सारी चीज़ें आ गई हैं। आर्क जो एलिमेंट है या आर्क लेंथ है जो आपकी, उसको डी एस से डिनोट करते हैं, तो डी एस का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। ठीक है, डाल दो वैल्यूज़ क्या है, डी एक्स डी वाई और डी जेड, तो क्या आ जाएगा, रो साइन फाई डी फाई प्लस डी रो कॉस फाई, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। फिर डी वाई क्या है, रो कॉस फाई डी फाई प्लस साइन फाई डी रो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डी जेड स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। वैल्यू रख दो, देखना रो स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, रो स्क्वायर, यहाँ से भी क्या आएगा, रो स्क्वायर, इधर से आएगा साइन स्क्वायर, इधर से भी आएगा कॉस स्क्वायर, तो ऐसे लिख दूँ रो स्क्वायर डी फाई का स्क्वायर और साथ में लिख दूँ साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, मीन्स मैंने रो स्क्वायर डी फाई वाले एक साथ कंबाइन कर लिए। फिर अगले में डी रो है, इधर भी क्या है, डी रो, इधर साइन है इधर कॉस है, तो क्या आ जाएगा, डी रो का स्क्वायर साथ में कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई हो गया। फिर 2 टाइम करके 2ab, मतलब यहाँ लिख दो 2 टाइम रो डी रो, ठीक है, डी फाई साइन फाई कॉस फाई, साइन फाई एंड कॉस फाई। ठीक है, ये आ जाएगा। एक सेकंड, यहाँ पे जो रो था ये आपका नेगेटिव चल रहा था भाई, ठीक है, ये नेगेटिव चल रहा था, तो यहाँ पे जो प्लस के बजाय आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। फिर यहाँ देखो इधर प्लस आ जाएगा, 2 रो डी फाई साइन फाई, क्योंकि नेगेटिव था ना वो इसलिए, कॉस फाई, और यहाँ से डी जेड का स्क्वायर आपके पास चल ही रहा है, तो डी जेड का स्क्वायर, तो इससे ये वाली चीज़ कैंसिल हो जाएगी, यहाँ ये +1 आ जाएगा, इधर भी आपका +1 आ जाएगा। तो सॉल्व करके आपके पास आया ये, तो थोड़ा सा रीअरेंज कर दो, डी रो का स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर डी फाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि डी एस स्क्वायर जो होता है आपके पास वो किसके इक्वल होता है, यहाँ पे ऐसे होता है h1 स्क्वायर है ना, डी रो स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर डी फाई स्क्वायर प्लस h3 स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ऐसे ही होता है। तो यहाँ से कंपेयर करो, आपके पास h1 स्क्वायर कितना चल रहा है 1, आपके पास h2 स्क्वायर कितना चल रहा है रो स्क्वायर है, और h3 स्क्वायर कंपेयर करें तो कितना है 1, क्योंकि देखो डी फाई के स्क्वायर के साथ जो है वो आपका h2 है, सिमिलरली यहाँ h3 और ये h1, तो बता सकते हो h1 की वैल्यू क्या होगी 1, h2 की वैल्यू कितनी होगी रो, और h3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपको ध्यान रखनी है क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में यूज़ होंगी। तो जब हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे, तो आपको h1 h2 h3 याद होना चाहिए, h1 1, h2 रो, h3 1। ठीक है, इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो आपके ऑर्थोगोनल होते हैं, है ना। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। दैट मीन्स हमें क्या प्रूव करना है कि 90, मतलब अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो किसी भी दो की तो आपके पास क्या आता है 0 आता है ना। तो पहले निकाल लेते हैं। आपको पता है r क्या होता है, आपके पास x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। अब वैल्यू रख दो x की वैल्यू क्या थी, रो कॉस फाई i कैप रो साइन फाई j कैप प्लस z k कैप। हो गया r आपके पास। ठीक, चलो तो सबसे पहले मैं निकालती हूँ, अगर करली r बाय करली रो, ये क्या होता है आपके पास, टेंजेंट वेक्टर होता है ना। क्या होता है ये, टेंजेंट वेक्टर। किसके लिए टेंजेंट वेक्टर का काम करता है, ये रो के लिए। इसी तरह से अगर मैं कहूँ करली r बाय करली फाई, तो ये भी क्या होगा, टेंजेंट वेक्टर होगा। क्या होगा, टेंजेंट वेक्टर होगा। किसके लिए टेंजेंट वेक्टर का काम करेगा, ये फाई कर्व के लिए। ठीक है, इसी तरह से करली r बाय करली z की अगर हम बात करें तो ये आपके लिए टेंजेंट वेक्टर का काम करेगा। किसके लिए टेंजेंट वेक्टर का काम करेगा, ये आपके लिए z के लिए, z कर्व के लिए। तो करली r बाय करली फाई अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालें देन दैट विल बी, निकालो करली r बाय करली रो, देखना रो के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो आंसर क्या आएगा, कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप, यही आएगा। ठीक, तो ये आ गया आपके पास करली r बाय करली रो। सिमिलरली करली r बाय करली फाई फाइंड आउट करना है, फाई के रिस्पेक्ट में करो, क्या आ जाएगा, माइनस आपके पास और साथ में रो
साइन फाई, ठीक है, आई कैप, फिर प्लस रो कॉस फाई जे कैप, ठीक। अब करना है जेड के रिस्पेक्ट में, तो आपके पास सिर्फ क्या आएगा, के कैप, सिर्फ क्या आएगा, के कैप, ठीक है। अब अपने क्या निकालना है, से ई रो से डिनोट कर रहे हैं हम यूनिट वेक्टर को, तो यूनिट वेक्टर क्या आएगा आपके पास, करली आर बाय करली रो, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, करली आर बाय करली रो। तो करली आर बाय करली रो कितना है, कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो भी आपके पास आई कैप का कंपोनेंट और जे कैप का कंपोनेंट होता है उसका स्क्वायर करके सम करना होता है। तो देखना स्क्वायर करके जब सम करेंगे तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 आ जाएगा, अंडर रूट 1 ही होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया 1। तो ये आपके पास आ गया कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप, ठीक है भाई। उसके बाद इसी तरह से ई फाई अगर हम बात करें, ई फाई कैप, तो क्या आ जाएगा, करली आर बाय करली फाई डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ करली आर बाय करली फाई। सिमिलरली यहाँ से देखो करली आर बाय करली फाई की जो वैल्यू थी वो आपके पास माइनस रो साइन फाई प्लस रो ये था, तो यहाँ पे लिख देते हैं, रो को कॉमन ले लेते हैं, माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। जब मैग्नीट्यूड आप फाइंड आउट करेंगे तो देखना क्या आएगा, इस बार रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, तो रो स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ रो स्क्वायर करोगे तो सिर्फ रो आएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से रो कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, माइनस साइन फाई आई कैप कॉस फाई जे कैप। तो ई फाई भी ई कैप फाई आ गया। इसी तरह से ई कैप अगर आपको जेड निकालना है तो क्या निकालना है, करली आर बाय करली जेड और उसका मैग्नीट्यूड। तो करली आर बाय करली जेड की वैल्यू है आपके पास के कैप, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1, तो आंसर आ गया आपके पास के कैप, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ई रो ई फाई और ई जेड इन सबका क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है 2 करके और फिर चेक करना है कि वैल्यू हमारे पास क्या आती है। से मैंने लिया जैसे ई कैप रो डॉट ई कैप फाई, तो वैल्यू देखो क्या थी, सबसे पहले तो आपके पास था कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप, और यहाँ था आपके पास डॉट प्रोडक्ट माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप, ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे चल रही थी। इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करो, आई कैप का आई कैप के साथ तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन फाई कॉस फाई, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो साइन फाई और कॉस फाई कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 0। तो आपने यहाँ देखा ई रो की डॉट प्रोडक्ट आपने ई फाई के साथ लिया, आंसर क्या आ रहा है 0। इसी तरह से आप फाई और जेड के साथ ले सकते हैं और रो और जेड का ले सकते हैं। तो आप देखेंगे ई कैप फाई डॉट ई कैप जेड इज इक्वल टू 0। सिमिलरली ई रो कैप डॉट ई जेड कैप इज इक्वल टू 0। तो आपने देख लिया कि सारे क्या हैं आपके परपेंडिकुलर हैं या फिर ऑर्थोगोनल हैं। तो हम कह सकते हैं कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं, ठीक है। तो ये था कि किस तरह से हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, वो ऑर्थोगोनल होते हैं, उनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, ठीक है। H1 1 होता है, H2 रो होता है और H3 आपका 1 होता है। ये वैल्यूज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, उसी तरह से इनकी आर्क लेंथ निकालेंगे और सेम पैटर्न पे हम चेक करेंगे कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट जब हम स्टडी करते हैं तो क्या वो ऑर्थोगोनल होते हैं या फिर नहीं।